हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है हमारा इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑन बीटा फंक्शन। अब तक आपने बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशंस, उसके रिलेशंस और उससे बनने वाले कुछ फॉर्मूले हमने बनाए, लेकिन उसको बेटर अच्छी तरह से और समझना है तो उसके लिए हमें उन फॉर्मूलोज को, उन फैक्ट्स को, उन रिलेशंस को आपको यूज़ करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा जिससे कि आपको इन बीटा और गामा फंक्शन को समझने में और अच्छी तरह से क्लैरिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसी सीरीज में मैं क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज समझें इस चीज को। इवेल्युएट इवेल्युएट 0 to π/6 0 to π/6 cos of 4 3 थीटा पावर 4 है, साइन स्क्वायर 6 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा है कि साइन और कोस की जो पावर है वो 4 और 2 है। यहाँ पर 4 और 2 के अलावा इवन और डिवाइड में भी नंबर्स हो सकते हैं और लिमिट यहाँ पर हमारे पास में, लेकिन दोनों की जो एंगल्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, समझिए। सॉल्यूशन फॉर लेट I is equal to 0 to π/6 0 to π/6 cos of 4 3 theta into sin square 6 theta into d theta। ओके, तो अब यहाँ पर पहले 11th का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है, वी नो दैट, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप एंगल देखें तो इस जगह पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 1 है, यानी इसका जस्ट एंगल हाफ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 करता हूं तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 किया जाता है तो यहाँ पर 3 3 होगा। तो इस जगह पर अगर मैं 6 थीटा यूज करता हूं देन यू गेट साइन 2 थीटा, सॉरी 6 का 3 होगा, 3 थीटा एंड कॉस ऑफ 3 थीटा। तो ये जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, आपके दोनों एंगल्स को हम सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर कोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 3 थीटा है। यहाँ पर साइन, ये जो स्क्वायर है उसको तो बाहर लगाएं और अंदर लिखें 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ये जो होल स्क्वायर है इसको मैंने बाहर रखा है और साइन 6 थीटा की वैल्यू इस जगह से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बनेगा 0 to π/6 cos पावर 4 3 थीटा 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जो होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग ये 4 बनेगा, ये साइन स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर 3 थीटा। अब सबके एंगल यहाँ 3 थीटा है, यहाँ भी 3 थीटा है और यहाँ भी 3 थीटा है, यानी इस कंडीशन में सारी वैल्यूज, सारे जो एंगल वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब इस 4 को बाहर कर दें, इसका कोई यूज नहीं है, 0 to π/6 और ये 4 और 2 यानी दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं cos ऑफ 6 3 थीटा 6 है और 3 और साइन स्क्वायर 3 थीटा, दोनों में आप डी थीटा यहाँ पर लगाएं, डी थीटा यहाँ भी लगाएं, डी थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में आप करेंगे, यहाँ पर ये जो लिमिट दी गई है वो थीटा की गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले दोनों एंगल्स को यहाँ पर सेम कर लिया है। अब क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के अंदर दोनों थीटा 3 थीटा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस 3 थीटा को पहले कुछ अज्यूम करेंगे।
लेट t इज इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ पर t का डिफरेंशियल करेंगे तो dt होगा, थीटा का डिफरेंशियल d थीटा को लिख सकते हैं dt बाय 3, यानी कि इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, डी थीटा की टर्म्स को अपन यहाँ रखेंगे, लेकिन क्योंकि आप टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें अपर और लोअर लिमिट को भी आप चेंज करेंगे। तो फॉर अपर लिमिट सबसे पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट की हम बात करेंगे तो लोअर आप देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, तो ये थीटा की वैल्यू को जब यहाँ रखा जाता है तो आप टी की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 होगी। इसी तरह से अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं, अपर लिमिट के अंदर थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 गिवन है। आपको ये जो थीटा की वैल्यू है वो है, इस जगह पर आपको थीटा की जगह पाई बाई 6 रखना है। t इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाई 6 सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में पाई बाय 2। ठीक है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैंने टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और जो ये आपका क्वेश्चन है इसको पहले मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब आपको इस इक्वेशन के अंदर इस पूरी कंडीशन को चेंज करना है। 3 थीटा को आपने माना है टी और डी लिखेंगे आप डी टी बाय 3, और यहां पर लिमिट टी की चेंज होगी 0 से लेकर पाई बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from 1 integration will convert in 0 to pi by 2, this limit for t is equal to 0, cos of cos 6 t sin square t d theta mean dt by 3। इस 3 को बाहर की तरफ लेंगे, देन यू गेट 4/3, और यहां बनेगा t इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। कॉस ऑफ हो जाएगा कॉस पावर 60 साइन स्क्वायर टी एंड डी टी। यहां तक का वर्किंग तो आप आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर सिंगल टी दिया हुआ है, सिंगल फंक्शन है। ये जो 6 थीटा था 3 थीटा था उन सबको मैंने हटा दिया है, और 0 से पाई बाय 6 यहाँ पाई बाय 2 यहाँ पर लिमिट लगाई है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो आप दोनों की पावर इवन है, एक तो नॉर्मल वे में आप करके देखें, और एक आप जो बीटा व गामा में हमने एक रिलेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करें। अब वो रिलेशन क्या है जरा हम उसको फोकस कर लेते हैं। उस रिलेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या है जरा उसको देखें, एक बार रिमाइंड कीजिए क्या था वो। यस, 0 टू पाई बाय थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन ले लें चाहे कोस ले लें, मैं कोस ले ऑफ m थीटा साइन ऑफ n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में m और n जो यहाँ पर गिवन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपके m और n आपको दिखाई दे रहा है ये कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। इन नंबर्स को यहाँ रखने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लिमिट शर्त यह है कि लिमिट 0 से पाई बाय 2 ही होनी चाहिए। तो यहाँ जो लिमिट आपकी दी हुई है वो 0 टू पाई बाय 2 है। m की जगह यहाँ 6 है और n की जगह यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो m की जगह आपको 6 यूज करना है, n की जगह आपको 2 यूज करना है। ठीक है, तो यूज करने के बाद में कंडीशन आपकी क्या बनेगी जरा देख लेते हैं। इस कंडीशन के अंदर हाँ जी 4/3 गामा m प्लस 1 बाई 2 यानी 6 प्लस 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m
n प्लस टू, m यहाँ पर होगा 6 प्लस टू बाय 2, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करें, 2 जा 4, ठीक है। यहां तक की कंडीशन वो क्लियर है। m और n की वैल्यू इस राइट हैंड साइड में आपने रख दी है, मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस जगह पर अगर आप देखें तो ये होगा आपका 2/3, ऊपर गामा की वैल्यू होगी 7/2, और यहाँ होगा गामा ऑफ 3/2, और यहाँ होगा आपका 5, गामा 5, क्योंकि टोटल होगा 10। हाँ जी, टोटल यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इसको कैसे है, ये कंडीशंस भी आपको यहाँ सीखनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो फॉर्मूला लगाना टफ नहीं है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा लगता है कि कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक बार वापस से ब्रीफ करूंगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको इसको समझने में और आसानी हो, और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उन्हें कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैंने पढ़ाया आपको गामा n 1 जो होता है वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ पर n+1 है तो यहाँ पर n है, मतलब एक वैल्यू कम है। तो अगर मैं यहाँ पर गामा 5 यूज करूंगा तो ऑब्वियसली ये फैक्टोरियल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। एक वैल्यू कम होती है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि n+1 है तो ये फैक्टोरियल में n है, यानी कि अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा, या 6 होगा तो यहाँ 5 होगा, या 3 है तो यहाँ 2 होगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो गामा का तरीका तो आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर सिंपल नंबर दिया हो इंटीजर्स की फॉर्म में, 1 2 3 की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इन दोनों का क्या करें, क्योंकि डिवाइड में बाई 2 आ रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मान लो मुझे गामा 9/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बाई 2 है, डिवाइड नहीं हो रही है, बाई 2। तो इस जगह पर आप इसको कैसे लिखेंगे, जो ऊपर है उसके लिए 9/2 को आप कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए 9 आ रहा है, 9 में 2 का डिफरेंस कम करते जाएं, यानी कि 7 ऊपर से 2, नीचे से नहीं, 7/2, फिर 2 का डिफरेंस 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, और फिर √π, ठीक है। लिखने का टेक्निक ही है, जैसे फैक्टोरियल को ओपन करते हैं वैसे इसको ओपन करने का तरीका सिखा रहा हूँ। 9 है ना, नीचे कुछ नहीं करना, 9 में 2 का डिफरेंस बनाते जाओ। जैसे 9 है तो 9 नहीं लेंगे, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, लास्ट में रूट को फिनिश करना है। अब सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर 7/2। अब 7/2 में 2 का डिफरेंस अगर आप लेते हैं 5/2 ऊपर की तरफ, ठीक है, 3/2, 1/2, और लास्ट में √π पे फिनिश करेंगे। अब सपोज करो मुझे 3/2 निकालना है, तो 3/2 में 2 का डिफरेंस अगर डालते हैं तो 1/2, और लास्ट में √π हो जाएगा। और ये आपको पता है कि अगर मैं गामा 1/2 लेता हूँ तो गामा 1/2 की वैल्यू वैसे भी √π होती है। तो गामा 1/2 √π, ये तो आपको पता है, ये प्रूफ भी कर चुके हैं हम। तो ये बेसिक है जो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको यहाँ पर आप यूज करेंगे। तो 2/3, नीचे की तरफ जो गामा 5 है उसको ले सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 7/2 सकते हैं 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, और 3/2 को भी आप लिख सकते हैं 1/2 एंड √π, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो ऊपर टर्म्स जो रहेंगी, ऊपर टर्म्स हमारे पास बचेंगी 5, 3, √π, और जो ये 2 नीचे टर्म आ रही है वो डिवाइड में आ जाएगी। मतलब डिवाइड की जो टर्म्स है वो क्या है, एक तो यहाँ 3 बच रहा है, एक 4 है, फिर 3 है, और ऊपर जो टर्म है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर रहेगा 5 इंटू 3 इंटू √π इंटू √π,
ठीक है, यानी 5, 3 रूट पाई एंड रूट पाई, ये तो यहाँ आ जाएंगे, और नीचे 3, 4, 3, 2, 2, 2, मतलब ये इतनी बार आपको ये लिखा जा सकता है, इस तरह से इसको लिखेंगे अपन। अब सोल्व करें इसको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 5 रूट पाई पाया होगा, और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके, इसको कैलकुलेट कीजिए प्लीज। कैलकुलेट करने के बाद में हमें मिलेगा 192। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। गामा फंक्शन को कैसे यूज किया गया है, कैसे इसमें कंडीशंस को अप्लाई किया गया है, कैसे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स, और ये सब बेसिक हैं जो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, तो इजी गोइंग में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। इवेल्युएट गामा हाफ गामा -3/2 गामा -5/2, ये 3 अलग अलग वैल्यूज हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है, जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तीनों वैल्यूज को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ माइनस के अंदर है पहली बात तो, और गामा में वैसे भी डिवाइड की वैल्यूज को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन जिनको फंडामेंटल पता है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो डिफिकल्टीज इन क्वेश्चंस में नहीं है, थोड़ा समझें, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जरा, वी नो दैट गामा ऑफ n+1 is equal to n गामा n। वी कैन राइट, हम यहाँ पर गामा n को यहाँ रोकेंगे और 1/, गामा ऑफ n+1 लिख सकते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास एक नया इक्वेशन है 1/n, जो कि बेसिक से ही उठाया है, जो मैंने आपको बता रखा है, इनकी बीच में रिलेशंस बना रखे हैं अपन ने। 1/n गामा n+1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब जो भी आपको रिजल्ट्स चाहिए, जैसे मुझे -12 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको पुट कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, गामा n की जगह पुट n इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन नंबर 1। वी, जब आप इसमें -12 रखते हैं गामा में, तो n की जगह -12 आपको रखना है, -12 + 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यू कैन चेक, सोल्व करने के बाद में -12 को आप -2 लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर की तरफ आएगा। -12 और 1 को जब आप माइनस करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो गामा हाफ की वैल्यू मिलती है, और गामा हाफ की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, रूट पाए। सबको पता है कि गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाए, ठीक है। तो फाइनली गामा ऑफ -12 इज इक्वल टू -2 रूट पाई। हम इसको इक्वेशन 2 देंगे, लेकिन ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो -12 की वैल्यू निकाली जा सकती है इस कंडीशन में। आप ये भी देखें कि इस तरह की वैल्यूज को फाइंड करना टफ नहीं है। अगला जो पोर्शन है उसमें आपको क्या करना है, -3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई एम टेकिंग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, पुट n इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमें सब कुछ 1 पर ही डिपेंडेंट होना होगा, तो -3/2 यहाँ पर होगा, n की जगह -3/2 गामा -3/2 + 1,
ठीक है, वैल्यूज आपने पुट कर दी है इस फॉर्मूले के अंदर, -3/2 -3/2 -3/2 +1। तो -3/2 को अपोजिट मतलब रिवर्स करेंगे 2/3 माइनस, और इस गामा के अंदर जब इसको एलसीएम लेके सोल्व किया जाता है इसको, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का हाफ। ठीक है, अब -2/3 ये हो जाएगा माइनस का हाफ। माइनस हाफ की वैल्यू मैं पहले से यहाँ पर इक्वेशन 3 में निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू आपको पता है। तो गामा -3/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू -2√π। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फाइनली हमारे पास बचेगा -3/2 इज इक्वल टू 2×4√π/3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 दीजिए और दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आसानी से इस टॉपिक को मतलब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड की कि जो फॉर्मूले आपने जो वहां पर यूज किए हैं, जो बनाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों को हम ले रहे हैं और एक दूसरे के अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन या बनाया जा सकता है। इसी तरह से जिस तरह से आपने -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, -3/2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे ही पार्ट में आपको निकालना है -5/2। तो थर्ड पार्ट देखिए इसका, पुट n is equal to -5/2 in equation number 1 we have, देखिए गामा n इज इक्वल टू था 1/n गामा n+1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें आप क्या करें, -5/2 पुट कीजिए। तो देखिए -5/2 गामा ऑफ -5/2 1/-5/2 गामा -5/2 +1। आप इसको रिवर्स कीजिए, -5/2 को 2/5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5 -2/5 और अंदर गामा में रहेगा -3/2। ठीक है, तो वी कैन राइट -5/2 इन गामा 2/5। ये जो वैल्यू है -3/2, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 4/3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फाइनली हमें मिलेगा गामा ऑफ -5/2, 4 2 8, 5 3 15√π। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, बस एक दूसरे के अंदर आपको कनेक्शन बनाने हैं। काफी इजीली हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये है कि गामा के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो और डिवाइड में हो, तो हम क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक जो पार्ट मैंने आपको बताया, इससे आपको एक नई चीज यहाँ देखने को मिली होगी। तो आपके पास अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो गामा के रूल्स को आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन मैं और लेना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपके एक रिजल्ट हम यहाँ, वो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर एक तरीके से वो एग्जाम्पल भी है, एक तरीके से फॉर्मूला भी है। ठीक है ना, तो वहां पर इस क्वेश्चन का यूज कुछ न्यूमेरिकल्स करने में भी लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 - n इज इक्वल टू π/sin n π। ये एक तरीके से प्रूफ करने को भी आता है, एक तरीके से रिजल्ट भी है, फॉर्मूला भी है, इसको बहुत जगह पे यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रूफ देखिए इसका,
बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट सिंस हमें कुछ रिजल्ट्स पता है पहले से, उसको हम यूज करेंगे। बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू 0 to infinity x to power n minus 1 upon 1 plus x to power m plus n. Very well known formula. We proved already this formula. Please give equation number 1. Also we know and beta function of mn is equal to gamma of m gamma of n upon gamma m plus n. This is the relation between beta and gamma function. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो दो रिलेशन आ गए। बीटा के फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था, और बीटा फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों को आप इक्वल कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 गामा m gamma n upon gamma m plus n is equal to 0 to infinity x to power n minus 1 upon plus x to power whole power m plus n dx। ठीक है। अब रिजल्ट जो लाना है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो n गामा n तो ऐसे कैसे रहने दीजिए। ये जो दूसरा वाला m का जो पार्ट है, उस m को 1 माइनस n से रिप्लेस कर दीजिए। ये जो m आपको दिखाई दे रहा है उसको 1 माइनस n से रिप्लेस कीजिए दोनों तरफ। तो जहां तो इससे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से रिड्यूस होगा। देखिए, ऑन रिप्लेसिंग m बाय n माइनस 1, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। वी हैव, तो इस कंडीशन में आप इसको कर रहे हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो m की जगह आपने लिखा n माइनस 1, यहाँ पर आप n लिखेंगे, मतलब आपको m को रिप्लेस करना है n माइनस 1 प्लस, यहाँ पर आपके m की जगह 1, सॉरी आपका एक बार सॉल्यूशन देखिए प्लीज, एक बार देखें। 1 माइनस n दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा लगा रहा हूँ, या 1 माइनस n लगाना है। इस जगह पर आप चेंज कीजिए, 1 माइनस n रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसा आपका सॉल्यूशन है 1 माइनस n प्लस n in the right hand side, x to power n minus 1 divided by x plus whole power 1 minus n plus n, ठीक है, dx। तो आप देखेंगे कि इस n से ये n कैंसिल होगा, इस n से ये n कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो होगा, पहले आप क्या करें, गामा n को पहले लिखें, इसको बाद में लिखें अकॉर्डिंग टू आंसर। गामा ऑफ n, गामा 1 माइनस n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1। अब गामा और 1 तो वैसे 1 होता है। 0 टू इंफिनिटी x टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू पावर 1 dx, 1 dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 माने। गामा 1 की वैल्यू वैसे भी 1 ही होती है। अब ये जो इंटीग्रेशन है, एक्चुअली जैसे आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। हायर क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसमें x और y आता है। पूरी एक बुक चलती है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं वहां पर। ये जो है हायर लेवल की मैथ्स है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम के अंदर आपके एक इस तरह के रिजल्ट्स प्रूफ किए गए हैं, तो वहां से मैं डायरेक्टली उस रिजल्ट को उठाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हमें इसे प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि इसे सोल्व करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए फिर हमें पूरी कंप्लीटली एक बुक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है, और क्योंकि इस सिलेबस के अंदर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली रेसिड्यू थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं अवशेष प्रमेय,
ठीक है ना, वहां पर इसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि हायर क्लास के अंदर यूज होता है, तो डायरेक्टली इसको हम यूज करेंगे विदाउट एनी सॉल्विंग। तो ये होगा आपका नाउ, आप इस चीज को समझे, नाउ बाय रेसिड्यू थ्योरम फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बुक का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अपने आप में एक डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट पार्ट है जो हम पढ़ सकते हैं। फाइनल ईयर बीएससी में इसका यूज होता है, और आपकी हायर क्लास में भी भी आप में से इलेक्ट्रिकल ब्रांच वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्टली ये रिजल्ट इस तरह से याद रखना है, 0 to infinity x to power n minus 1, 1 plus x to power, ये यहाँ पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, dx, और इसकी वैल्यू होती है पाई बाय साइन एन पाई। ठीक है, वहां पर इसके बारे में ब्रीफली इसको समझाया हुआ है। देन फ्रॉम दस वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा? फाइनली हम ये जो टर्म है गामा ऑफ एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन, इसको लिख सकते हैं पाई बाय साइन एन पाई। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, एक तरीके से प्रूफ भी है, एक तरीके से रिजल्ट भी है। ठीक है ना, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन काफी जगह पर न्यूमेरिकली क्वेश्चन सोल्व करने में काम आता है। अभी तो थ्योरी पढ़ाई थी, न्यूमेरिकल का 2 ही क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस किया है। अभी आपका एक लेक्चर और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स हम लें, और जो ये रिजल्ट आपने अभी प्रूफ किया है, ये जो रिजल्ट आपने प्रूफ किया है, इसका भी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में